बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, रवा हफ्ता भी सियासत के हवाले से खासा हमें गर्म नज़र आया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि कभी इस्टेब्लिशमेंट के सिवा किसी भी दूसरे फरीक से मुज़ाकरात करने को तैयार ही नज़र नहीं आती थी, उसकी तरफ से ना सिर्फ ये कि अचानक मुज़ाकरात की हुकूमत के साथ रजामंदी ज़ाहिर कर दी गई, बल्कि एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई और बानी चेयरमैन PTI की तरफ से उस कमेटी को ये इख्तियार भी दे दिया गया कि वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर सकती है। यही नहीं कि इस अलावा अगर हम मुल्क की सियासत की बात करें तो मौलाना फजलुर रहमान जो कि मुदारिस बिल को लेके खासे हुकूमत से बरहम नज़र आते हैं, उन्होंने भी अपने मुतालबात ना सिर्फ पुरजोर तरीके से पेश किए बल्कि उन्होंने इस बात पे भी हुकूमत को खासी सुनाई कि अगर उनके मुतालबात मंजूर ना किए गए और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से लगाए जाने वाले एतराज़ात दूर ना किए गए तो फिर कोई रास्त इकदाम उठाने पर मजबूर होंगे। इसके अलावा प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके कि पाकिस्तान और इंडिया जो हैं उनके मामलात अब ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक ICC जो है वो और इंडिया उन्होंने पाकिस्तान के मुतालबात तस्लीम कर लिए और मुआहदा जल्द ही सामने आ जाएगा और फिर ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का शेड्यूल भी अनाउंस कर दिया जाएगा। और आखिर में हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता को लेके, ख़ास तौर पे शाम में जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें क्या होने जा रहा है और क्या वाकई ही इसराइल ईरान पर हमला करने की तैयारियां कर रहा है। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की सियासत। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब रज़ा रूमी साहब। थैंक यू वेरी मच रज़ा भाई कि आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि वफाकी वज़ीर इत्तलाआत जो हैं हमारे अताउल्लाह तारड़ साहब, उन्होंने दावा किया है कि इजलास के दौरान बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर जो कि उनके अपने वज़ीर आला हैं उन पर पथराव कराया था। उनका बयान जाहिर है कि इस बयान के बाद एक नया पंडोरा बक्स भी खुलेगा। आप बताइए, आपके पास क्या इतलात हैं? क्या वाकई ही इख्तलाफात अंदरूनी इतने बढ़ चुके हैं PTI में कि नौबत यहाँ तक पहुँच गई है? जी बहुत शुक्रिया इमरान भाई दावत देने का। देखिए, वाकया ये है कि इस वक्त दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक मुकाबला जारी है कि कौन बेहतर प्रोपेगेंडा कर सकता है। आपने देखा ही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले हुकूमत को पोजीशन पर ले आया, अगरचे कि उनका धरना नाकाम हो गया, लोग भी चले गए, लीडरशिप भी चली गई, पंजाब से लोग नहीं आए, अभी भी वो वही राग अलाप रहे हैं। अब उसके मुकाबले में हुकूमत ने भी और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने भी कुछ थोड़ी बहुत जिसे कहते हैं उसका मुकाबला करने की कोशिश की है, इसलिए ये वाले जो मामलात हैं ये सामने आए हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात का ताल्लुक है, देखिए वो तो अब एक मुसल्लमा हकीकत है। बानी PTI की जेल में होने की वजह से पार्टी इस वक्त इंतशार का शिकार है, क्योंकि देखिए ये पार्टी तो है नहीं, ये एक तहरीक है। कुछ लोग इसे कल्ट कहते हैं, कुछ हुजूम कहते हैं, क्योंकि एक पार्टी जो होती है उसमें एक लीडर होते हैं फर्स्ट ईयर के, फिर दूसरे दर्जे के लीडर्स होते हैं, फिर एक और लेवल पे होते हैं, फिर सूबाई, ज़िलाई, डिविजनल सतह के ऊपर पार्टी की तंजीम होती है। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। यहाँ पर तो एक ग्रुप बंदी हुई है। खान साहब हैं मौजूद जेल में, उनकी अहलिया और उनकी हमशीरा जो है वो उनके बयानात और उनके पैगामात नशर करती हैं, जबकि कहने को एक पार्टी का चेयरमैन भी है, सेक्रेटरी जनरल भी है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, वो अपनी अपनी बात करते हैं। अगर आप उनके बयानात और इनकी हमशीरा और अहलिया की बातें सुने तो उनमें भी आपको बहुत फ़र्क दिखाई देता है। फिर इसी तरह अली अमीन गंडापुर हैं जिनके पास हुकूमत है KP की, वो भी एक अहम सुतून है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी लबो लहजा कुछ और है। एक दिन वो कुछ अमन की बात करते हैं, दूसरे दिन वो बंदूक उठाने की बात करते हैं। अभी ताज़ा तरीन उन्होंने कल फिर एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का जो है वो बयान दिया है। तो पार्टी के अंदर ये हिस्से बखरे हुए हैं इस वक्त। लेकिन रज़ा रूमी साहब कतई कलाम की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये फरमाइएगा कि ये आपने बात ठीक की कि पार्टियां जो होती हैं उनमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की क़यादत होती है और पूरा एक सेटअप होता है, लेकिन
क्या हमारे यहाँ ये अलमिया नहीं आपको नज़र आता कि मुस्लिम लीग नून में भी अगर आप शरीफ फैमिली को निकाल दें तो बाकी सब जो हैं सेकंड टीयर थर्ड टीयर उनकी क्या हैसियत है। इसी तरह पीपल्स पार्टी में अगर भुट्टो ख़ानदान को, भुट्टो फिनोमेन को निकाल दें तो फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है। हमारे यहाँ शायद ये आपको तमाम जो बड़ी पार्टियाँ उनमें ऐसे ही मिलेगा। जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, क्योंकि हमारी पार्टियों के अंदर जमहूरियत का फुकदान है। हमारी पार्टियां जो हैं वो इस चीज़ को तरगीब या इस चीज़ को नहीं सपोर्ट करती कि वो एक बाकायदा जिसे कहते हैं मुनज़्ज़िम और जमहूरी अंदाज में इन पार्टियों को और अपने कारकुनों को मुनज़्ज़िम करें। उसमें एक मसला जो रहा है इमरान साहब, वो ये भी रहा है कि देखिए ये जो पार्टियां हैं, बड़ी दो पार्टियां जिनको अब मोरूसी पार्टियां कहा जाता है, वो उन्होंने काफ़ी कुछ सहा भी है तरफ से। जो उनकी एक तारीख है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो जो हुआ है, वो क्या दोहराने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ जानते हैं। और जो नहीं जानते उनको भी जान लेना चाहिए, तारीख पढ़ लें, मुतालिया कर लें कि भाई पार्टी के बानी जो थे उनको तो किस तरह से फांसी पर टांग दिया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया, मुर्तज़ा भुट्टो को दिन दहाड़े कत्लेआम कर दिया, शाहनवाज भुट्टो को बाहर मार दिया, नुसरत भुट्टो को तकरीबन जिसे कहते हैं उनका दिमागी तवाज़ुन नहीं चला गया। तो ये एक हिस्ट्री है। मियां नवाज शरीफ को 3 बार निकाला, एग्जाइल में भेजा, जेलों में डाला, क्या क्या वो टेररिज्म के केसेस, हाई जैकिंग के केसेस, सिक्योरिटी रिस्क, भारतीय एजेंट, मोदी का यार, ये पूरी तारीख है। अब उसमें उनको फिर पार्टी को एक तरह से अपने ख़ानदान के इर्द गिर्द मुर्तकिज़ भी करना पड़ता है, एक मजबूरी बन जाती है। मगर मैं साथ में ये भी इजाफा करूँ एक दूसरी बात कि ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे ख़ानदानी सियासत है, लेकिन आप ये ना भूलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म भी रहे, राजा परवेज़ अशरफ वज़ीर आज़म भी रहे, हालिया तारीख की बात कर रहा हूँ, और इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी भी वज़ीर आज़म रहे। जब नवाज शरीफ को निकाला सुप्रीम कोर्ट ने तो वो सामने उभर कर आए। और इन दोनों का मुवाजना पीटीआई से इसलिए नहीं होता कि पीटीआई का तो ये दावा है कि वो मौरूसी सियासत नहीं करते, वो तो बेहतर है, वो तो एक मसीहा की पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जहां पर एक देवता मौजूद है जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए कोशां है, रियासत मदीना बनाने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था, लेकिन उसको अमरीकी साजिश और जनरल बाजवा के गठजोड़ ने निकाल दिया। तो देखे ना, उनमें फिर फर्क होना चाहिए था ना। अपनी पार्टी के इलेक्शन तो उन्होंने भी नहीं कराए। ये जो बल्ले के निशान वाला केस था जिसके ऊपर जस्टिस काजी फायज ईसा की वो दुर्गत बनी है तारीखी, तो वो क्यों उभरा? वो इसलिए कि अपनी पार्टी में बार बार इलेक्शन कमीशन कहता था इलेक्शन कराओ, नहीं कराते थे। जो पहले एक बार इलेक्शन हुए थे, आपको याद है उस पर क्या तमाशा लगा था? वो जस्टिस वजीउद्दीन थे, बड़े मुनासिब आदमी है, और वो भी वहाँ से इस्तीफा देके चले गए क्योंकि उस इलेक्शन के रिजल्ट्स जो आ रहे थे वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो मसला ये है कि ये भी सारा एक कल्चर ऐसा बना हुआ है और पीटीआई इसी कल्चर का हिस्सा है। हम बार बार यही बात कहते हैं तो फिर वो नाराज होते हैं, वो कहते हैं जी हम रज़ा रूमी साहब, ये फरमाइएगा कि हुकूमत और पीटीआई दोनों जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि दोनों पार्टियां मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात होने को नहीं आ रहे। आप क्या समझते हैं कि ये दोनों भी सिर्फ प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, दोनों भी असल में हकीकत में मुज़ाकरात नहीं चाहते? देखिए, बात यह है कि अगर आप तारीखी तौर पे देखें तो मुज़ाकरात की दावत तो देते रही है हुकूमत पहले, और उस वक्त बिल्कुल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया ये था, उन्होंने कहा जी हम तो इन चोरों डाकुओं और से बात ही नहीं करेंगे, हम तो ये तो मुलाजमीन है। और खुद बानी का ये कई बार बयान आया है, उनके लीडर्स का आया, वो अगर आप देख भी लें उनके बयान, उनका एक पूरा एक हिस्ट्री रही है पिछले 2 साल से। बल्कि जब वो पावर में भी थे उस वक्त भी वो कहते थे हम इनसे मुज़ाकरात, खान साहब ने तो हाथ नहीं मिलाया था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से 3-3.5 साल, कभी मुलाकात तो दूर की बात है, फ़ोन तक नहीं किया। तो बात यह है कि अब पीटीआई की पोजीशन थोड़ी कमज़ोर हुई है। वो इसलिए कि पिछले 6 माह पहले वो बड़े जिसे कहते हैं जोम में थे कि जी उनके पास अवामी कुव्वत है, वो आके बैठ जाएंगे इस्लामाबाद में, शल कर देंगे हुकूमत को। जो उन्होंने पूरा एक बयानिया बनाया हुआ है अपने साथियों की मदद से, अपने सोशल मीडिया की मदद से, वीलॉगर्स की मदद से, तो वो इतना वो शेर आया वाला काम इतना ज़्यादा वो हो गया, उलट हो गया उसका काम कि अब वो सीरियस ही नहीं रही बात। जबकि तो इसलिए अब ज़रा
जिसे कहते हैं कि थोड़े से पाँव ज़मीन पे लगे हैं, हवाओं में उड़ने के बाद पाँव ज़मीन पे आए हैं, तो इसलिए वो मुज़ाकरात की एक ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं। इसीलिए आपने देखा रज़ा रूमी साहब आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर जो है राना सनाउल्लाह साहब, उनका ये कहना है, उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया है कि बानी पीटीआई इमरान खान जो हैं उनका फ़ौजी ट्रायल हो सकता है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो वफाकी वज़ीर दिफा हैं, उनका ये कहना है कि जनरल फैज़ पे चार्जशीट होने के बाद पीटीआई जो है वो कमज़ोर पड़ गई है, उसका मोराल डाउन हो गया है। आप भी ऐसा समझते हैं कि इसलिए उनके पाँव ज़मीन पे लगे हैं? देखिए जी, दो तीन फैक्टर्स हैं। यकीनन जनरल फैज़ हमीद का जो कोर्ट मार्शल की और खुसूसन जो एलामिया आया है, वो तो काफ़ी, उसके बाद फिर स्टोरीज भी आई। अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि 50 के करीब सियासतदानों से उनके रवाबित थे, जिनमें से अक्सरियत पीटीआई के सियासतदानी। बात है, अगर उनको भी तलब कर ले गई फौजी अदालत कल को, तो फिर तो मसला बनेगा। यकीनन वो एक बहुत बड़ा धचका है। दूसरा धचका ये जो 24 और 26 नवंबर की फाइनल कॉल डू और डाई जो था, उसमें जो पार्टी लीडरशिप की तरफ से जो एक, देखिए कारकुन तो बेचारे जोशीले आ गए खैबर पख्तूनख्वा से, कुछ तो उनमें जख्मी हुए, एक शख्स भी उसकी जान कीमती होती है और वो एक इंसानियत के बराबर होती है। लेकिन जो लीडर्स हैं, वो तो आपने देखा वीडियो जैसे आई कि कैसे रातों रात वो वापस वहां से फरार हो गए। पंजाब के लीडर्स कहाँ गए? जो सारे पार्टी की हायरार्की है वो कहाँ थी? तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, क्योंकि देखिए आप, ये ख्याल ये था, कयाफा ये था कि यहाँ पर 25-30 हज़ार लोग आकर धरना दे देंगे, बैठे रहेंगे, प्रेशर पड़ेगा, जाम हो जाएगी हुकूमत, शल हो जाएगी और कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। वो भी नहीं हुआ। फिर तीसरी एक चीज़ हुई, और वो तीसरी चीज़ भी मुझे ज़रा मोहतात तरीके से बात करनी पड़ेगी। देखिए एक पूरी पॉलिसी रही है पिछले 2 सालों में कि जो मुक़्तदरा के अंदर जो अहम शख्सियात हैं, जो टॉप पर है, वो उनका यहाँ से छुट्टी हो जाए। पहले तो उनको उनकी पोजीशन ना हासिल करने दिया जाए, उस पर भी लॉन्ग मार्च और बयानबाजी, कब्र तक पीछा करेंगे, ये करेंगे। फिर वो लग गए तो 9 मई हुआ। अब 9 मई के भी डांडे मिलाए जा रहे हैं जनरल फैज़ हमीद से कि ये अगर ये बगावत की अटेम्प्ट थी तो अंदर से कौन उसको सपोर्ट कर रहा था, वो भी कामयाब नहीं हुआ। फिर उसके बाद अब आपने देखा, अब तो जो पार्लियामान ने कानून मंजूर किया है जिसकी रूह से जो मुक़्तदर कुव्वतों की लीडरशिप है उनको तो इजाफी टाइम मिल गया है। अब तो वहाँ काम और भी पक्का हो गया। जो 1 साल में तब्दीली आने का इम्कान था, वो अब मौखिर होकर और 3 साल आगे पड़ गई है। तो अब जाहिर बात है हालात बिल्कुल चेंज हो गए हैं इमरान साहब, और ये इसी वजह से आपको ये बातें जो सुनाई दे रही हैं, जो मुफाहमत पसंद लोग हैं पीटीआई के अंदर, चाहे वो बैरिस्टर गौहर हो, शिबली फराज हो, और मैं समझता हूँ उनको ज्यादा एम्पावर करना चाहिए। अच्छा, ये एक है जनाब। रज़ा रूमी साहब ये फरमाइएगा कि अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हुकूमत को अगर देखें तो वफाकी हुकूमत इस वक्त पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी होने की वजह से खड़ी है। पीपल्स पार्टी अगर हट जाए तो शायद हुकूमत कायम ना रह सके। तो अब आप ये बताएं कि हुकूमत की और पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफात जो हैं वो भी हल होने को ही नहीं आ रहे। अब मुश्तरका मफादात कौंसल के इजलास को लेकर भी बड़ी लेदे हो रही है। तो आपके ख्याल में क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से हुकूमत को कोई सरप्राइज मिल सकता है? जी देखिए, वाकया यूं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सरप्राइज तो नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो क्यों इस सिस्टम को डिरेल करेगी? सदारत उनके पास है, सेनेट की चेयरमैनशिप उनके पास है, उनके पास अच्छी खासी जिसे कहते हैं पक्के रियासत के अंदर काम है। हाँ, कैबिनेट का वो हिस्सा नहीं है जो कि इस हुकूमत को चाहिए था कि अपने आप को मजबूत करते। उनका 2 बड़े शिकवे हैं। एक तो उनका शिकवा है कि पंजाब में उनकी सुनवाई नहीं हो रही, उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, काम शाम नहीं हो रहे। मरीम नवाज जो है वो एक फ़र्क किस्म की चीफ मिनिस्टर साबित हो रही हैं। वो सियासी इंटरफेरेंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं कर रही। अब जाहिर बात है पीपीपी को, कोई भी सियासी पार्टी होती है, इत्तेहादी पार्टी, वो चाहते हैं जी हमारे काम हो ग्राउंड के ऊपर। दूसरा जो उनका मसला
हो रहा है वो कुछ मामलात हैं, ये नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से, 18वीं तरमीम के हवाले से, सिंध के पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, वहाँ पे उनके मसाइल हैं हुकूमत के साथ भी, गालिबन के साथ भी, तो वो भी थोड़ा प्रेशर ये दे रहे हैं। लेकिन वो कहाँ जाएंगे? आप क्या समझते हैं कि वो जाके खान साहब के साथ अगर हाथ मिला लेंगे तो खान साहब उनसे मिल लेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब अभी कि वो तो 7वें आसमान पे, और दूसरा वो तो इस समय कल इलेक्शन होगा, 2 भाई अक्सरियत लेके आऊंगा, मैं क्यों ना नाल जावा जी। अच्छा रजा रूमी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलाना साहब जो हैं वो बड़े एग्रेसिव हुए हुए हैं और ख़ासे नाला हैं। आप वो जानते हैं बड़ी अच्छी तरह के मदारिस तो उनकी रेड लाइन है, वाकई ही रेड लाइन है। तो आप उन मौलाना की सियासत को किस अंदाज से देखते हैं? देखिए जी, बात यह कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना को ये एक तोहफा दिया गया कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन जो है वो पहले तो होती थी ज़िलाई सतह पे सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, जो पुराना अंग्रेज़ों का निज़ाम था, उसको बाद में वफाकी कंट्रोल में ले आया गया। ये FATF का जब कानून साजी हुई, क्योंकि पाकिस्तान पे बहुत दबाव था इस मामले में, वो कहते थे जी कुछ मदरसों से इंतहा पसंदी को फ़रोग मिलता है, तो हुकूमत ने कहा ठीक है जी हम इसको वॉच करेंगे, उनका निसाब बदलेंगे, रजिस्टर करेंगे। अब जारी बात है, आपको पता है ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुके हैं मदरसे भी। पाकिस्तान में हर चीज़ इंडस्ट्री है, आपको पता है, वो चाहे ये मदरसे हों, नॉन स्कूल हों, प्राइवेट स्कूल हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हों, ये सारों ने अपने अपने वो बनाए हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। तो यही हाल मदारिस का है। उस पर मौलाना साहब ने एक विक्ट्री शर्त रखी कि वो साथ देंगे 26वीं तरमीम का, कि अगर ये निज़ाम बदल दिया जाए और ये वफाकी जो कंट्रोल है उससे आज़ाद कर दिया जाए मदारिस को। लेकिन जब ये मामला पहुंचा, ये उस वक्त तो मान गए क्योंकि आईनी तरमीम करनी थी, अदलिया को का बंदोबस्त करना था, तो वो जब हो गया तो उसके बाद उन्होंने कहा ओए होए तो ये तो हम फंस जाएंगे, क्योंकि FATF की जो कानून साजी की हुई है उस पर दुनिया फिर पाकिस्तान के पीछे आएगी। तो ये मामला बड़ा संगीन और हसास मामला है, क्योंकि ये रियासती का और ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है। देखिए पाकिस्तान के ऊपर FATF की पाबंदियां लगते लगते हम बच गए थे, लेकिन उस जमाने में उसमें बहुत बड़ा रोल उन्होंने अदा किया था। ये इमरान खान का ही दौर था। इमरान खान तो बात नहीं कर रहे थे ऑपोजिशन से, आपको याद होगा, ये आपके पहले सवाल से मुंसलिक है। तो फिर जनरल बाजवा साहब ने बुला के सारों ने यही उन्होंने कहा था कि जी दो वोट, क्योंकि ये इसके बगैर हम पे वो लग जाएंगी, सैंक्शंस लग जाएंगी। तो अब इसके ऊपर मेरे ख्याल से मौलाना नाराज हैं, एजिटेशन की वो धमकी भी दे रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ बातचीत करनी होगी। अब देखें ना, मसला ये आ रहा है कि इस वक्त जो इमरान साहब, बड़े अफसोस से ही कहना पड़ता है कि जो वफाकी हुकूमत है ना, उसकी सियासी पॉलिसी कोई नहीं है। उससे सारे काम जो है ना वो आउटसोर्स किए हुए कहीं और गैर मुंतखब इदारों को। डंग टपाओ पॉलिसी नजर आती है। नहीं देखिए जी, डांग टपाओ भी है बिल्कुल, लेकिन ब्यूरोक्रेसी होती है ना, सारे काम उनके हवाले किए हुए कि जी तुम संभालो, मौलाना ने भी संभालो, तरमीम भी करानी है, इमरान खान का क्या करना है, डी चौक पे क्या होना है। देखिए डी चौक के ऊपर आपने वजीर आजम की कोई पॉलिसी बयान सुना था? भाई सियासतदान है, सियासतदान, उनको आने क्यों दिया आपने इस्लामाबाद की और सियासत को दरपेश मसाइल में से सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि वफाकी हुकूमत की कोई पुल पॉलिसी ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती। ये कहने रजा रूमी साहब का। थैंक यू वेरी मच रजा रूमी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से अब वापस आएंगे तो या हुसैनी से जानेंगे कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी को लेके मामला किस हद तक तय हो गए हैं और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी क्या क्या शराइत बनवाने में कामयाब हो गया है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जैसा कि पाकिस्तानी जो अवाम हैं वो वैसे ही क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, लिहाजा क्रिकेट के बारे में कोई भी खबर अगर ताख़ीर का शिकार हो तो उनकी परेशानी में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को लेके भी बहुत से जज्बाती मामला जो हैं वो देखने में आते हैं।
आज इस सारे इश्यूज़ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जनाब याया हुसैनी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। याया हुसैनी सीनियर सहाफ़ी भी हैं, एंकर भी हैं और स्पोर्ट्स के एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू वेरी मच याया जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को लेके अब पीसीबी के ज़राए और भारतीय मीडिया तो ये कह रहा है कि मामला तकरीबन हल हो गए हैं और जल्द ही अब मुआहदा भी सामने आ जाएगा। आपके पास क्या इतलात हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अब चैंपियंस ट्रॉफी के जो इनेकाद है उसमें कुछ 60 से कुछ 1-2 दिन ऊपर रह गए हैं। और जब तक ये ऊंट करवट बैठेगा नहीं और जब तक दिल को सुकून मिलेगा नहीं, जब तक इस हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी, जब तक इस टूर्नामेंट का शेड्यूल बाकायदा तौर पर सामने नहीं आ जाएगा। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मेज़बान पाकिस्तान ही होगा और चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो पाकिस्तान में नहीं होगा जिस तरह खबरें आ रही हैं। और जो पाकिस्तान ने एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, मुस्तकबिल में जब इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के मंच के ऊपर कोई टूर्नामेंट मुनक्किद होगा तो पाकिस्तान भी भारत नहीं जाएगा। अब सवाल यहाँ पर यह है कि वो जो मुआहदा सामने आएगा क्या उसमें लिखत पढ़त होगी, क्या उसमें बाकायदा तौर पर भारत इस बात पर आमादगी दिखाएगा, क्या भारत ने जिस तरह पाकिस्तान ना आने के हवाले से सिर्फ ज़बानी कलामी खर्च करके बगैर लिखे जो है वो उज़्र पेश कर दिया कि सिक्योरिटी की बुनियाद पर हम पाकिस्तान नहीं आते। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा कि इसमें ये सिर्फ ज़बानी उन्होंने बात की है, ज़बानी तौर पर आमादगी जाहिर की है या लिख कर भी उन्होंने दिया है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो आपका सवाल है उसका बहुत सीधा सा जवाब है कि चैंपियंस ट्रॉफी महफूज हाथों में, पाकिस्तान मेज़बान है और टूर्नामेंट में पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा। अच्छा, ये हमारे जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि एक तो बात ही है कि पीसीबी भी इस दफ़ा ज़ुबानी जमा खर्च पे यकीन नहीं रखता और मोहसिन नकवी साहब ने ख़ास तौर पे आईसीसी हुकाम को ये बावर करवाया कि जनाब तहरीरी मुआहदा ही होना चाहिए ताकि इंडिया अपने मौक़िफ़ से फिर ना सके। और दूसरी बात ये कि जो फाइनल मैच है उस आईसीसी का, उसके हवाले से भी अभी ये जो वेन्यू है वो ये तय हो रहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो फिर वो दुबई या श्रीलंका में हो। नहीं, देखिए श्रीलंका तो इस दौड़ में नहीं है। मैं आपको बताऊं, इस दौड़ में सिर्फ पाकिस्तान और यूएई ही हैं और इस टूर्नामेंट का मेज़बान पाकिस्तान होगा। और अगर पाकिस्तान को 1000 रुपये मिलने थे तो उसमें से 100 रुपये अब यूएई को मिलेंगे क्योंकि वो भी मैच होस्ट करेंगे, उनके भी कुछ राइट्स हैं। तो भारत पाकिस्तान के ग्रुप में ही होगा और भारत जो अपने मैच है वो यूएई में खेलेगा। होना ये चाहिए कि अगर भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचता तो फिर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए। अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाता है तो एक सेमीफाइनल दुबई होना चाहिए। फाइनल में अगर पहुंच जाता है तो ठीक है, वो भी दुबई होना चाहिए। लेकिन अगर भारत की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करती तो फिर फाइनल पाकिस्तान में मुनक्किद होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी का। ये इंपॉर्टेंट पहलू है। देखें कि अब जो शेड्यूल सामने आता है उसमें ये चीज़ होगी या नहीं होगी। जहाँ तक आप सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब की बात कर रहे हैं कि वो भी ज़बानी कलामी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते, तो उन्होंने बहुत अच्छा पाकिस्तान का केस लड़ा है इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के प्लेटफॉर्म पर। लेकिन देखिए, झूठ के पाँव नहीं होते और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उसने हमेशा हमारे साथ गलत बयानी की है, झूठ बोला है। और मैं अब भी इस बात पर यकीन नहीं रख रहा कि अगर वो आपको लिख कर भी दे देते हैं ना कि जी 2026 में अगर T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा तो फाइनल वो श्रीलंका में कराएंगे, मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। वो कोई ना कोई गेम कर देंगे। तो बहरहाल इतना कुछ कर लिया क्रिकेट बोर्ड ने, मोहसिन नकवी साहब बंद गली में उनको लेकर आ गए। वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान को निकाल देंगे, वो जो ये सोच रहे थे कि जी पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा देंगे, उनके दांतों तले पसीना आ गया है, उनके माथे के ऊपर बल पड़ गए हैं। पाकिस्तान ने पहली बार दुनिया को ये बताया है कि भाई हमारे बगैर क्रिकेट नहीं हो सकती। और ये जो आप किसी जोन में है ना कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, भारत सबसे अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है, तो ये उनकी अमीरी, ये उनका बड़ापन हमारे बगैर चलेगा नहीं। तो उनको भी इस बात का शिद्दत से अंदाजा हुआ कि जी बायलैटरल सीरीज वो हमारे साथ खेल नहीं रहे, लेकिन अगर चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया के मैदान में वो हमारे साथ मुकाबला नहीं करेंगे तो बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड की दुकानें बंद हो जाएंगी। ना इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की कोई हैसियत है, ना बाकी क्रिकेट बोर्ड की कोई हैसियत है। आपस में खेलते हैं ना, ठीक है, पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए पाकिस्तान इंडिया का मैच इंटरनेशनल क्रिकेट में होना बहुत जरूरी है। ये जिस तरह आपने ये सारी बात को सम अप किया, उसी तरह से अब ये भी हम जानना चाहते हैं, ये भी बता दें कि पाकिस्तान का जो शिकस्तों का सिलसिला है ये क्यों नहीं रुक पा रहा। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका से भी
T20 सीरीज़ हार गया, तो आप क्या समझते हैं इन नाकामियों पे हम कैसे काबू पा सकते हैं? मोहतरम शायर ने खूब कहा है कि बात किरदार की होती है वगरना आरिफ, कदमे इंसान से साया भी बड़ा होता है। आप अगर फरारी के ड्राइवर को सुजुकी में बिठा देंगे ना, तो उससे उम्मीद करेंगे कि वो जनाब 400 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता। और आप शहजोर के ड्राइवर को अगर फरारी में बिठा देंगे ना, तो शहजोर तो वो दौड़ा लेता है, लेकिन फरारी के कुछ अपने कवायद व ज़वाबित होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का यही हाल है। मोहसिन रजा नकवी साहब गैर मुल्की कोच को लेकर आए, अजहर महमूद को लेकर आए, अब आकिब जावेद को लेकर आए हैं, बाबर आजम को कप्तान बनाया, बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, वो अलग बात है कि उन्होंने खुद कप्तानी छोड़ दी, शाहीन आफरीदी को कप्तानी से हटाया, मोहम्मद हफीज को हटाया, वहाब रियाज को हटाया, अब्दुल रज़ाक को हटाया, वो कर रहे हैं तब्दीलियां। लेकिन बात दरअसल ये है कि मोहसिन नकवी साहब के पास पहली बात तो टाइम नहीं है, और बाकी पाकिस्तान क्रिकेट में जो खिलवाड़ है ना अपने आप को बचाने के लिए, कुछ लोगों को बचाने के लिए, वो वाज़ेह तौर पर आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि इस टीम में आप बाबर आजम और रिजवान, अब आपको ये तय करना होगा कि आपने इनके साथ खेलना है या नहीं खेलना। उसकी बुनियादी वजह यह है कि प्लेयर बहुत अच्छे हैं, माजी में उन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, लेकिन आपसे एक बहुत सीधा सा सवाल है कि रिजवान 20 ओवर बैटिंग करते हैं, पाकिस्तान मैच नहीं जीतता। रिजा हैंड्रिक्स बैटिंग करते हैं, उनकी टीम मैच जीत जाती है। पाकिस्तान अपनी फुल टीम को नहीं खिलाता तो हमारी टीम जिम्बाब्वे से हार जाती है। 8 प्लेयर जुनूबी अफ्रीका के नहीं खेल रहे हैं मोहतरम, और जुनूबी अफ्रीका ने हमें 2 मैचों में 2 बार हरा दिया। पहले उन्होंने डेविड मिलर के साथ आपको शिकस्त दी, वो सेकंड मैच में नहीं खेले तो रिजा हैंड्रिक आपको पड़ गए। तो बात दरअसल ये है कि आप ये कहें कि जी हमारी टीम कमजोर है, जुनूबी, भाई कहां से जुनूबी अफ्रीका की टीम अच्छी है? हम तो इससे बेहतर मौका मिल ही नहीं सकता था आपको जीतने का। मैं आपको बता रहा हूं, 1-2 नहीं 8 खिलाड़ी उनके बाहर बैठे हुए हैं, और फिर उसके बाद सितन जरीफी आप ये देखिए कि 200 रन बनाकर भी आपकी टीम नहीं जीत रही। और आपकी बॉलिंग कौन सी है? शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास आफरीदी, अबरार अहमद, हारिस रऊफ, इनके बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट की दास्तान मुकम्मल नहीं होती। इनको T20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अगर भाई ये 200 रन नहीं डिफेंड कर सकते तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। और सोने पर सुहागा हमारे जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान साहब, वो फरमा रहे थे कि जी 20 रन शॉर्ट थे। और भाई अगर 20 रन भी बना लेते तो इस बॉलिंग ने उसको डिफेंड नहीं करना था। बात दरअसल ये है कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहले बाबर रिजवान को कैरी कर रहे थे, अब रिजवान बाबर को कैरी कर रहे हैं। या बाबर और रिजवान का तो मामला आपने बता दिया, तो फिर ये बॉलर जो आलमी सतह के हमारे पास बॉलर हैं, क्या ये भी एक दूसरे को कैरी कर रहे हैं और ये भी किसी सियासत का शिकार है? देखिए जनाब, हम बात करते हैं कि सियासत, हमारी क्रिकेट टीम में इतनी सियासत है, हमारे क्रिकेट बोर्ड में इतनी सियासत है, इतनी पार्लियामेंट में सियासत नहीं है जितनी यहां पर सियासत है। अब आप मुझे ये बताइए कि भाई एक जैसा खेलते हैं रिजवान और बाबर, गेंदे ज्यादा खेलते हैं, रन्स कम बनाते हैं। अब सलमान अली आगा, उनको आपने तीसरे मैच में टीम में डाला और आपने बाहर किसको बिठा दिया? उस्मान खान को। आप बात कर रहे थे नए खिलाड़ियों को मौका देंगे, भाई आपकी नई टीम में हसीबुल्लाह को आपने ऑस्ट्रेलिया में खिला दिया, यहां पर आपने बाहर कर दिया। उनका टाई किससे पड़ेगा? मोहम्मद रिजवान के साथ। आपने नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, उनकी टाई किससे पड़ेगी? हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी। आपने न दूध में से मक्खी की तरह उनको निकालकर बाहर फेंक दिया। आपने आमिर जमाल को टीम से निकाल दिया। आमिर जमाल अगर टीम में होते तो भाई आमिर जमाल फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ती, मैं दोबारा नाम नहीं लेना चाहूंगा। फिर एक बॉलर जिसका नाम सुफियान मुकीम है, वो अपकमिंग स्टार है, वो 3 रन देके 5 आउट करता है 2.4 ओवर में। एक मैच की परफॉर्मेंस पर आपने उसको बाहर निकाल दिया। अब शादाब को लाने की तैयारी हो रही है। जब इस तरह की सोच होगी जो हमको वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है, तो फिर नाकामियों का ये सिलसिला जो है वो दराज ही होगा। अच्छा, यही आखिर में सिर्फ ये बता दें, 3 दिन और 3 जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सर देखें, अच्छी बात है, रिटायरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी क्रिकेट में तो रिटायरमेंट का कोई फलसफा ही नहीं है। हमारी क्रिकेट में तो प्लेयर रिटायर ही नहीं होते। अभी हमारी सिलेक्शन कमेटी में असद शफीक साहब मौजूद हैं, वो अभी भी अमेरिका में जाके क्रिकेट खेलते हैं। तो बात दरअसल ये जहां से जो मिले पकड़ लो, पाकिस्तान क्रिकेट का ये फलसफा है। भाई ये डिसाइड ही नहीं किया भाई इन लोगों ने कि करना क्या है। अभी मोहम्मद यूसुफ साहब सिलेक्शन कमेटी में बैटिंग कोच बन जाते हैं, अभी उनको कहीं लीग से ऑफर आ जाएगी, वो खेलने के लिए चले जाएंगे।
भाई पहले ये तो डिसाइड कर लो कि आपने करना क्या है। हमारे सिलेक्टर अब्दुल रज़ाक साहब थे, हमारे सिलेक्टर जो है वहाब रियाज साहब थे, 1 पाउंड का फला कश्ती में, 1 पाउंड का यहाँ पर है। भाई आप पहले डिसाइड तो कर लें आपने करना क्या है। यहाँ पर हर चीज जब आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। तो अगर आप बात कर रहे हैं 3 दिन 3 रिटायरमेंट, इरफान, इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर, अच्छा फैसला उन्होंने किया है और ये अच्छी रिवायत है। बहुत शुक्रिया याह्या हुसैनी साहब। जी नाज़रीन, आपने याह्या हुसैनी की गुफ्तगू सुनी। याह्या हुसैनी का कहना है कि अगर खिलाड़ी ये महसूस करें कि अब उन्हें रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए तो ये एक अच्छी रवायत है और इसी तरह से वो बेहतर अंदाज में अपना नया सफ़र जारी रख सकते हैं। अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेजर जनरल तारिक रशीद खान साहब जो कि दिफाई तज़कियाकार हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे जानेंगे कि आलमी सतह पर ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से अब क्या होने जा रहा है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, शाम में नई हुकूमत के लिए साफबंदियाँ तो हो रही हैं, लेकिन उधर इसराइल जो है वो भी अपनी कार्रवाइयाँ रोकने को या स्लो करने को तैयार नज़र नहीं आता। ये भी इतलात हैं कि इसराइल ईरान पे एक नए हमले की जो है वो भी पेशबंदी कर रहा है। इस सारी सूरत हाल पे जो है वो अंदर की बातें जानने के लिए आज हमने ख़ास तौर पे दावत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक रशीद खान साहब को। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपने वक्त दिया। सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। ये जो ख़बरें आ रही हैं कि ईरान पे हमला करने की तैयारियां कर रहा है इसराइल, क्या इस सारे मामले से मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल मज़ीद तबाही की तरफ नहीं चली जाएगी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसी खबरें आई हैं और इसराइल की तरफ से ये बयान आए हैं कि हम किसी वक्त भी ईरान पे हमला कर सकते हैं। बट मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल आने वाले वक्त में किसी वक्त ख़ास तौर पे नज़दीक जो टाइम है इसमें ईरान पे हमला कर सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रंप साहब ने शुरू में बड़े सख्त बयान दिए, अब उनके बयानों में भी नरमी आ गई है। वो कह रहे हैं कि मैं ईरान के साथ जो न्यूक्लियर डील है उसको रीनेगोशिएट करने को तैयार हूँ, मैं उनकी लीडरशिप से बात करने को तैयार हूँ। और वो एक ऐसा ईरान को देख रहे हैं कि जो एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदाराना रोल जो है आने वाले वक्त में दुनिया में प्ले करेगा। तो ईरान को भी ये सूट करता है कि उस पर बड़े अरसे से पाबंदियाँ लगी हुई हैं और वो चाहेगा कि पाबंदियाँ कुछ नरम हों, उनसे पाबंदियाँ हटें, वो अपनी तेल को, ऑयल को एक्सपोर्ट कर सकें और अपनी इकनॉमिक्स को इम्प्रूव कर सकें। और दूसरा जो है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर ताकत अगर नहीं बन चुका तो बनने के बड़े नज़दीक है। और ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हम चाहेंगे कि ईरान एक मुकम्मल न्यूक्लियर ताकत ना बने और हम उनसे बातचीत को तैयार हैं। तो मेरे अपने ख्याल में इसराइल आने वाले वक्तों में ईरान पे बिल्कुल हमला नहीं करेगा। जनरल साहब, आपने अभी अमेरिका का जिक्र किया, तो अमेरिका जो है उसने शाम पे पाबंदियां ख़त्म करने का भी ऐलान किया है और नई हुकूमत को ताउन की भी यकीन दहानी कराई है। तो क्या आप समझते हैं अमेरिकी ताउन से नई हुकूमत को या जंग से तबाह हाल आवाम को कुछ फ़ायदा पहुँचेगा? देखिए, जो कुछ भी शाम में हुआ है आप ये देखें कि इससे फ़ायदा किसको हुआ है। शाम में जो इतनी कम वक्त में जिस तरह से हयातुल तहरीर और शाम ने अपना कब्ज़ा किया है, इससे जो फ़ायदा हुआ है वो तुर्की को हुआ है और उन्होंने कहा है कि हम दोबारा अपना सफारत खाना खोलेंगे। इससे फ़ायदा, सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसराइल को हुआ है और इसी तरह से अमेरिका को भी फ़ायदा हुआ है। अब इसराइल ने देखें, उनका शाम से गोलान की पहाड़ियों का एक उसका चल रहा था उसमें कॉन्फ्लिक्ट, और अब जो गुलाम की पहाड़ियाँ थी अब मुकम्मल तौर पे इजराइल के उसके कब्ज़े में आ चुकी हैं। और गोलान की पहाड़ियों से जो है इजराइल वो जॉर्डन के ऊपर भी इन्फ्लुएंस करता है, वो सीरिया पे भी करता है और वो इर्द गिर्द के सारे इलाके को डोमिनेट करता है और उसने इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाया है। और आप देखिए, उन्होंने उनके नेवी पे, उनके एयरफोर्स पे, उनकी जो फौजी तनसीबात हैं उन सैकड़ों के हिसाब से जनरल साहब जो ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, आप ये देखें ना कि कहीं इसराइल उसकी जो तैयारियों में तो नहीं देखे, पहले गजा, फिर लेबनान, फिर शाम, तो वो इसराइल तो ग्रेटर इसराइल पे काम कर रहा है ना? बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। और उनके वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जो नक्शा अक़वाम मुत्तहिदा के सालाना इजलास में दिखाया था
बिल्कुल उसमें ग्रेटर इजराइल को उन्होंने सब्ज रंग से नक्शे से स्याही से दिखाया था कि दिस इज़ द हमारा फ्यूचर का प्लान है। और जितने भी अरब ममालिक हमारे हमसायों में हैं वो हमारी जो है हाकमियत को, हमारी पावर को तस्लीम कर चुके हैं। अब ये अरब्स के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्र है। और जैसे आपने देखा अरब लीग ने भी कोई बयान दिया है, अब वो अरब जो ममालिक हैं वो सिर्फ बयानों की हद तक रह गए। सर आपने अरब लीग के जिस बयान का जिक्र किया, तो क्या सिर्फ मजम्मती बयान देना ही काफ़ी होगा? क्या अरब ममालिक ने वाकई ही ये फैसला कर लिया है कि वो इसराइल की सुपरमेसी को तस्लीम करके ही ज़िंदगी गुजारेंगे? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। देखें उसमें बड़े पावरफुल ममालिक हैं, उसमें सऊदी अरेबिया है, फिर उसमें इजिप्ट है। हालांकि उसने डिप्लोमेटिक रिलेशन इजिप्ट ने इसराइल से बनाए हुए हैं, बट उसकी एक बड़ी मिलिट्री पावर है। इसी तरह सऊदी अरेबिया दुनिया की एक बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर है और मुस्लिम दुनिया की बहुत बड़ी इकनॉमिक पावर है। बट अरब लीग के देखें 22 ममालिक हैं और आज तक बहुत इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट रोल किसी भी कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन में कर नहीं सके। तो मेरा ये ख्याल है कि बयाना तक तो बात ठीक है, बट जैसे ईरान है, देखें ईरान ने इसराइल पे हमले भी किए, उन्होंने हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट किया, उन्होंने सीरिया को भी सपोर्ट किया। वो जहाँ तक इसराइल का था वो उसमें सीरिया और हिजबुल्लाह के खिलाफ तो उसने इकदाम किए, बट सिर्फ उसने ईरान के खिलाफ सिर्फ फेस सेविंग की। वो इसलिए कि ईरान एक नो मिलिट्री पावर बन चुका है। तो जो फ्यूचर है उसमें आपने सेल्फ रिलायंस देखना होगा, अपने क्रेडिबल डेटर्स रखना होगा। और इसमें ये मैं बात करना चाहूँगा, जैसे पाकिस्तान है, देखें पाकिस्तान भी जो हमारे दुश्मन है उनकी आंखों में खटकता है, बट सबसे हमारी जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है वो दुनिया जानती है कि मुसल्लह अफवाज जो है दुनिया की 3-4 सबसे ताकतवर और प्रोफेशनल अफवाज में आती है। तो अगर आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, आपका क्रेडिबल डेटरेंस हो, जैसे हमारा कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल डेटरेंस है, तो कोई दुनिया कोई उस मुल्क को मैली आंख से नहीं देख सकता। तो इसी तरह से ईरान एक क्योंकि मिलिट्री पावर बन चुका है, तो उसके बारे में ट्रंप साहब भी थोड़ा सा धीमा सा बयान देते हैं और इसराइल की भी गिरदर मेरा नहीं ख्याल के वो किसी वक्त। जी हाँ साहब, ये बताइएगा कि आप उनके दफाई अमूर के माहिर भी हैं, तो आपको क्या नज़र आता है कि आने वाले चंद दिनों या चंद हफ्तों में शाम में वाकई ही को पायदार अमन कायम हो जाएगा या फिर खाना जंगी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो आप नहीं समझते कि ये सारी चीज़ें तीसरी आलमी जंग का पेशखिमा भी साबित हो सकती हैं? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा कि जो कुव्वतें शाम में नई जो ताकत आई है हयात उल तहरीर शाम की, आई थिंक उसको इकनॉमिकली सपोर्ट करेंगे। शाम इकनॉमिकली तो बेहतर होगा, लेकिन मिलिटरीली आई थिंक बहुत पीछे जा चुका है। जितनी भी उनकी पावर उन्होंने पिछले 5 दहाइयों से जो अपनी एक मिलिट्री पावर बनाई थी, उसका इजराइल ने एक हफ्ते के अंदर मेरा ख्याल है उसका बड़े ज़्यादा उसको नुकसान पहुंचाया है और उनको ये तमाम स्ट्रेंथ रीगेन करने में सदियां लग जाएंगी। तो इकनॉमिकली शॉर्ट टर्म में तो ये शाम बेहतर होगा, बट फिर आगे देखना होगा कि उसकी आवाम जो है वो इस हुकूमत को कैसे देखती है और ये हुकूमत किस किस्म के पॉलिसीज़ बनाती है। अगर उसने पॉलिसी शाम की आवाम के मफाद के लिए बनाई तो फिर कुछ अर्सा तक मैं देखता हूँ कि शाम में इकनॉमिक और सियासी जो है स्टेबिलिटी रहेगी। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया कि जी वो इंदिया दे दिया कि वो नेटो इत्तेहाद से अलग हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि अमेरिका इस अगर बैनुल अक़वामी फ़ौजी इत्तेहाद से अलग हो गया तो फिर इसके क्या असरात होंगे? क्या फिर ये इत्तेहाद कायम रह सकेगा? देखिए, नेटो में जैसे आपको पता है 31 ममालिक हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मुल्क उसमें अमेरिका खुद है। और नेटो में देखें जो अमरीकी इमदाद से ये चलता है और जितने भी ममालिक हैं उन पर लाजिम होता है कि वो अपनी GDP का 2% अपने डिफेंस बजट पे खर्च करें, लेकिन ये ममालिक खर्च नहीं कर सके। और अब क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो हर चीज़ को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो उन्होंने बड़ी क्लियर वार्निंग दी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिका हर साल 970 मिलियन जो है डॉलर्स नेटो को इमदाद देता है, तकरीबन $1 ट्रिलियन की इमदाद देता है। और सारे ये बाकी जो 30 ममालिक हैं नेटो के, ये मिलकर उतनी खर्च करते हैं अपने दिफाई मामलात में। तो अगर अमेरिका इससे निकल गया तो मेरा ख्याल है इसको ये इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता। और फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ वो अब ब्लॉक्स का फ्यूचर है,
जैसे ब्रिक्स है, जैसे SCO है, जैसे आसियान है, यूरोपीय यूनियन है। मेरा ख्याल है फ्यूचर में यूरोपीय यूनियन को अपने चार्टर में दिफाई मामलात को भी रखना होगा। अच्छा जनरल साहब, ये बताइए, अभी आपने ब्रिक्स का जिक्र भी किया है, तो पाकिस्तान जो है उसके हवाले से आप ब्रिक्स को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान को इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए? देखिए, हमें हिकमत अमली जो हमें और इंडिया को समझना होगा कि हम पिछले जो 7 दिहाइयों से कर रहे हैं उससे हमारे मसले हल नहीं हुए। तो पाकिस्तान और इंडिया को मैं समझता हूं कि फ्यूचर में अपने अवाम की बेहतरी की बात करनी चाहिए और एक अच्छे हमसायों की तरह रहना चाहिए, आपस में तल्लुकात को बेहतर करना चाहिए और जो भी हमारे मामलात हैं इनको एक कंस्ट्रक्टिव अंदाज में बातचीत से हल करना चाहिए। और अगर हम ये कर लेते हैं तो इस खित्ते में पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट, इन सब का बहुत फ़ायदा है। तो बहुत शुक्रिया जनरल तारिक रशीद खान साहब। नाज़रीन, मेजर जनरल तारिक रशीद खान साहब का कहना है कि पाकिस्तान और इंडिया को अवाम की बेहतरी के लिए अब इस तरह के फैसले करने होंगे कि वो मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए मामलात को हल करें ताकि अवाम की फलाह के लिए ज़्यादा काम कर सकें। आज तक के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।